ओके, सो आपण कंटिन्यू करतोय आता पुढे. कोण वाचते? चला पुढचं. कविता मॅडम वाचा. कविता पाटे मॅडम. यस सर. हे झालं ना सर, वरती करा ना. हा, एक मिनिट. वाचू सर? यस, कंटिन्यू. Concept of IQ. IQ is equal to mental age upon chronological age, biological age into 100 is equal to MA upon CA into 100. मानसिक आयु, आयु छेद वास्तविक आयु गुणिले 100. यदि किसी बच्चे की रियल एज 10 वर्ष है और उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे जैसा काम करता है, तो IQ is equal to 12 upon 10 into 100 is equal to 120. Average IQ is equal to 90 minus 110. Chronological age CA is the biological age from birth. In 1905, first intelligence test, पहिला बुद्धि परीक्षण, अल्फ्रेड बिनेट and Theodore Simon. In 1908, मेंटल एज का कंसेप्ट अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा सॉरी. In 1912, IQ कंसेप्ट विलियम स्ट्रेम के द्वारा. हो गया सर? ओके, नीचे का विलियम स्टेन द्वारा. बहुत बढ़िया, थैंक यू. चलो हम इसके बारे में अभी जानकारी लेते हैं. क्या जानकारी है देखते हैं. चलो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ IQ क्या होता है, बुद्धियांक क्या होता है. बुद्धियांक निकालने का जो फॉर्मूला है ये हर बार पूछा जाता है. इसका फॉर्मूला है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज म्हणजे मानसिक वय भागिले क्रोनिकल एज. क्रोनिकल एज मतलब क्रोनोलॉजिकल यानी बायोलॉजिकल एज जितना होता है मल्टीप्लाई बाय 100. इसका फॉर्मूला है MA अपॉन CA इंटू 100. MA स्टैंड्स फॉर मेंटल एज, CA स्टैंड्स फॉर क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100. यदि किसी बच्चे का रियल एज 10 वर्ष है और उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे के जैसा काम करता है, तो क्या होता है IQ. मेंटल एज कितना हुआ उसका 12 साल. क्रोनोलॉजिकल एज कितना हुआ, रियल एज 10 years. 12 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100. 10 10 जा 100. 12 इंटू 10 10 इंटू 10 12 इंटू 10. 12 गुणिले 10 जर केलं तर 120 येतो. आणि 120 आला म्हणजेच याचा अर्थ त्याचा ऍव्हरेज IQ म्हणजे त्याचा IQ जो आलेला आहे तो 120 आलाय. आणि 120 जर IQ आला तो कशामध्ये बसतो, तो व्हेरी सुपेरियर मध्ये जरी बसत असला तरी 90 ते 110 मध्ये तो जातो ऍव्हरेज मध्ये. 90 ते 110 मध्ये. ओके, म्हणजे तो सुपेरियर मध्ये गेला. खरं तर क्रोनिकल एज इज द बायोलॉजिकल एज ऑफ बर्थ. क्रोनोलॉजिकल एज काय असते तर ती जैविक शास्त्रीय जन्मापासूनचं एज असतं. 1905 मध्ये फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट घेतली गेली. 1905 मध्ये पहला बुद्धि परीक्षण किया गया. किसने किया वो अल्फ्रेड बिने ने किया है और थियोडोर सिमेन ने किया है. ओके, ध्यान में रखना है 1905 अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर सिमेन. उसके बाद पूरे 3 साल बाद 1905 से लेकर 5, 6, 7, 8 1908 में मेंटल एज का कंसेप्ट अल्फ्रेड बिने द्वारा विश्लेषित किया गया या एक्सप्लेन किया गया. उसके बाद 1912 में इन 1912 मध्ये IQ कॉन्सेप्ट
विल्यम्स टर्मने मांडलेली आहे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस. सो ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है. चलो आगे बढ़ते हैं हम. Who read this? मैं नाम लेता हूं उनका. मीना गुरु मैडम. यस सर. सृजनात्मकता और बुद्धि, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. Research have found that the relationship between creativity and intelligence is positive, सकारात्मक. Terman in the 1920s found that person with high IQ were not necessarily creative. अर्थात हर एक हाई IQ वाला बच्चा रचनात्मक हो आवश्यक नहीं है. क्रिएटिविटी के तत्व, एलिमेंट्स, FOE ट्रिक, F फ्लुएंसी धारा प्रवाह, F फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, O ओरिजिनल मौलिकता, E इलेबोरेशन विस्तार. थैंक यू. JP गिलफोर्ड. थैंक यू. ओके. उसके बाद है सृजनात्मकता और बुद्धि. चार्जिंग. उसके बाद है सृजनात्मकता और बुद्धि क्या होती है. तो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. Researchers have found that the relationship between the creativity and intelligence positive. Okay, ये सकारात्मक बात होती है. टर्मन इन 1920 1920 में टर्मन ने फाउंड दैट पर्सन विद द हाई IQ वेर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव. उसका बोलना है कि अर्थात हर एक हाई IQ वाला जो बच्चा होता है वो रचनात्मक हो आवश्यक नहीं है. यानी हर IQ जिसका हाई IQ है, बुद्धियांक है, वह क्रिएटिव होगा इसका आवश्यकता नहीं है. और वो होगा भी ये हम निश्चित नहीं कर सकते. उसके बाद आता है क्रिएटिविटी के तत्व कौन से, एलिमेंट्स कौन थे. और उसको ध्यान में रखने के लिए FOE ऐसा ध्यान रखना है आपको. FOE. F का मतलब होता है फ्लुएंसी धारा प्रवाह. और उसके बाद उसकी फ्लुएंसी कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, लचीलापन कैसा है, ओरिजिनलिटी कितनी है उस बच्चे में या आदमी में, मौलिकता कैसी है, इलेबोरेशन कैसा है, उसका विस्तार कैसा है. ये सभी तत्व उसमें आते हैं क्रिएटिविटी के तत्व, एलिमेंट्स बोलते हैं उससे. ओके. सो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इसका क्या मतलब है अभी हमने पढ़ लिया है. ये ध्यान में रखना है क्रिएटिविटी के कौन से तत्व है. फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनल, इलेबोरेशन, धारा प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तार. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं हम. आगे मैं नाम लेता हूं, उनको पढ़ना है. राजेंद्र पावरा सर. हॅलो सर. हाँ यस. माझी तब्येत बरी नाही, आजार आहे मी. बरं बरं बरं, काळजी घ्या. ओके ओके. धोत्रे. ज्यांनी आज वाचले ते सोडून कोणी वाचतंय का. भरपूर नाव आहेत आपल्याकडे. दीपाली. हाँ दीपाली मैडम वाच. JP गिलफोर्ड ने थिंकिंग के 2 भाग में प्रस्तुत किया है, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग. सारी सोच, ओपन एंडेड रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स मल्टीपल सॉल्यूशंस. अभिसारी सोच, क्लोज एंडेड रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, MCQ सॉल्व करने में लिमिटेड सॉल्यूशन. नोट, अभिसारी सोच वाला प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा, परंतु हर क्रिएटिव आवश्यक है. ओके ओके ओके, थैंक यू.
जेपी गिल्फर्ड काय म्हणतो बघा, त्या उसने थिंकिंग के जो दो बार थिंकिंग के बारे में बताए. किसने बताया ये देखो, वो बताया जेपी गिल्फर्ड ने थिंकिंग को दो भागों में प्रस्तुत किया है. वो एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग. एक अपसारी सोच होती है, एक अभिसारी सोच होती है. अपसारी सोच कैसी होती है? ओपन माइंडेड. इस डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले लोग है ना ओपन माइंडेड होते, मन में कुछ नहीं रखते. रिलेटेड टू द क्रिएटिविटी, दे रेगुलर क्रिएट्स न्यू थिंग्स. उनके मन में कुछ उत्पादकता के विचार हर बार आते रहते हैं. आउट ऑफ द बॉक्स, वो बॉक्स में नहीं रहते, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते. जहां लाइन शुरू होती है खत्म होती है, वहां से वो शुरू होते हैं. ये लोग होते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग. यानी इनका हर बात का सच सोचने का तरीका बहुत अलग होता है. मल्टीपल सॉल्यूशन, इनके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं. किस चीज को कहाँ पे इस्तेमाल करना है इसके बारे में अब सारी सोच वाले यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं. कन्वर्जेंट थिंकिंग जिनकी होती है अभी सारी सोच, वो क्लोज एंडेड होते हैं, रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस. इनका सिर्फ इंटेलिजेंस के ऊपर ही ध्यान रहता है. एमसीक्यू सॉल्व करने में लिमिटेड सॉल्यूशंस, नहीं मैं इतना ही सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसी उनकी भूमिका रहती है. ये होते हैं अभिसारी सोच वाले. सो आप कौन से कैटेगरी में बैठते हो इसके बारे में सोचना जरूर. तो ध्यान में रहेगा आप डाइवर्जेंट में हो या कन्वर्जेंट में हो. आप सारी सोच वाला व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा, परंतु हर क्रिएटिव व्यक्ति अब सारी सोच अवश्य रखता होगा. ये ध्यान में रखना है. यानी हर अपसारी सोच वाले व्यक्ति के पास, ओपन माइंडेड व्यक्ति के पास हर बार ओपन एंडेड होगा, लेकिन हर बार वो क्रिएटिव होगा ऐसे नहीं. लेकिन जो हर क्रिएटिव होगा वो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला ही होगा, नॉट रिलेटेड टू द कन्वर्जेंट थिंकिंग. ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं 3 प्रकार के. ओके, इसमें हम क्या देखते हैं अभी? ओके, सो उसके बाद हम देखने वाले गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं. 3 प्रकार के होते हैं. पहला जो होता है इंटेलेक्चुअली ब्राइट, उसका IQ 140 प्लस होता है. बौद्धिक रूप से उज्जवल, जैसे कि आइंस्टाइन है. टैलेंटेड में कौन गिना जाता है? सचिन तेंदुलकर. और क्रिएटिव में जो कौन होता है? MF हुसैन, जो सुप्रसिद्ध क्राफ्ट टीचर यानी टीचर, चित्रकार, मोठा चित्रकार कोण होता? तो MF हुसैन होते. टॅलेंटेड मध्ये कोण मोडतं? सचिन तेंदुलकर. गिफ्ट चिल्ड्रन को समृद्ध पाठ्यचर्या, इनरिच करिकुलम की आवश्यकता होती है, जिनमें उनको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैलेंजिंग टास्क कंटेंट्स होने चाहिए. इंटेलेक्चुअली ब्राइट जो बच्चे होते हैं वो हॉट्स होते हैं. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल उनके पास होनी चाहिए, जैसे कंटेंट्स होने चाहिए. अगर ऐसा कंटेंट्स नहीं रहा तो आप पीछे रह जाओगे. ये एग्जाम होने के बाद आप क्या कर सकते हो? टेलीग्राम पे जाकर अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर एक अमेरिका में वेब सीरीज आई थी, वो हिंदी में थी, तो जरूर देखो, आपको समझ में आएगा. जब अल्बर्ट आइंस्टाइन छोटा बच्चा था तो क्लास में बैठने के बाद बहुत सारे सवाल टीचर लोगों को पूछता था. टीचर लोग यानी जो बोलते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते थे, यार कहाँ से सवाल लेके आता है ये बच्चा. तो ऐसे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन. यानी मैंने जो बोला था वो 8th स्टैंडर्ड के बाद ज्यादा बहुत होशियार हो गए थे. सो इनके हॉट्स होते थे, हॉट्स रहते हैं इन बच्चों में, जैसे कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है. इनकी थिंकिंग स्किल बहुत अलग सोच होती है. इमोशनल इंटेलिजेंस जो होते हैं, सांवेगिक बुद्धि जिनकी होती है, सर्वप्रथम सैलोवी एंड मेयर ने इंट्रोड्यूस किया था.
इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम मग बुक को डॅनियल गोलमॅन ने लिखा है. डॅनियल गोलमन असेल, त्यानंतर मेयर असेल, सॅलोवी असेल, हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की भावनिक बुद्धिमत्तेच्या संदर्भात या सगळ्यांचं योगदान फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. अरिस्टॉटलला हिंदीमध्ये अरस्तू म्हणतात, अपन मराठी में एरिस्टोटल म्हणतो. एरिस्टोटल का वचन कोट कोई भी किसी समय नाराज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. अर्थ है कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाए और सही जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से, सही मात्रा में यूज कर पाए, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं. ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है. जैसे कि हम सारे जो कॉमन पीपल होते हैं, इनमें यह इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बार गलत हो जाता है. इसकी वजह से रिलेशन में टकराव आते हैं, रिलेशन हमारे खराब होते जाते हैं. लेकिन एरिस्टोटल बोलता है कि अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो आपको क्या करना चाहिए, अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए. जसं मराठीमध्ये षड्रिपू म्हणतात, राग, क्रोध, मद, मोह, मत्सर यांच्यावर आपला कंट्रोल पाहिजे. सही समय पर, सही जगह पर, सही तरीके से, सही मात्रा में यूज कर पाए तो समझ लेना वी आर इमोशनल इंटेलिजेंट आहे. सो त्याच एरिस्टॉटलचं हिंदीमध्ये लिहिलेलं, इंग्रजीमध्ये एनीबडी कॅन बिकम अँग्री, दॅट इज इझी, बट टू बी अँग्री विथ द राईट पर्सन and to the right degree and at that right time and for the right purpose and in the right way, that is none within everybody's power, that is not easy. Okay, सही समय, सही तरीका, सही मात्रा, ये ध्यान में हमको रखना है. इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषताएं देखते हैं और उसके बाद हम वाइंड अप करने वाले हैं हमारा कॉल आज का. इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषताएं कौन सी है? सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल्य, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, एम्पैथी, समानुभूति, टू पुट योरसेल्फ इन समबडीज शूज, सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियंत्रण. ओके, सो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या क्या विशेषताएं थी? सोशल स्किल्स बहुत होते हैं. जो आदमी इमोशनल इंटेलिजेंट होता है उसके सोशल रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं. वो बहुत सेल्फ अवेयरनेस होता है, उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है या किसी को मोटिवेशन देता है. सहानुभूति भी मिलती है और दूसरों को भी सहानुभूति का प्रदान करता है. और सेल्फ रेगुलेशन होता है, खुद पर बहुत सारा कंट्रोल होता है. तो ऐसे होते इमोशनल इंटेलिजन्स. ओके, बाकीचा भाग आपण नंतर बघणार आहोत. ओके, सो आजचं लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं जरूर सांगा आणि आपण आता थांबूया. सो थँक यू ऑल ऑफ यू. थँक यू सर. थँक यू सर. गुड नाईट. Thank you, sir. Good night. गुड नाईट. Night. Good night. गुड नाईट. Good night. Good night. Good night. गुड नाईट. Good night. Good night. Okay. कोण परभणी आहे का? Okay. पर्णवी. Parnavi. Good night. Good night. गुड नाईट परनवी. गुड Good नाईट. night. कसे आहात गुड तुम्ही? नाईट. कैसे आहात? छान. तू कशी आहेस? छान आहे. कोणत्या स्कूल मध्ये जातेस? कीर्ती. अच्छा. किड्स. कोणत्या स्टँडर्ड मध्ये आहे बाळा तू? सीनियर. ओके. जेवलीस का? हा जेवली ना. ओके. ओके. गुड नाईट. गुड नाईट. गुड बाय. नाईट.